नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की। और ये करंट अफेयर्स आपका 21 मार्च से 27 मार्च तक का है, क्योंकि करंट पे मध्य प्रदेश के यदि करंट अफेयर्स की बात की जाए तो इतनी न्यूज़ें नहीं रहती हैं कि हम उसके लिए डेली वीडियोज़ बना पाएँ। और कुछ अनावश्यक खबरें भी रहती हैं जिनका हमारे एग्ज़ाम से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से एग्जाम गुरुजी आप लोगों के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेकर के आया है, जिसमें जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। हम केवल उन ही प्रश्नों को इसमें सम्मिलित करेंगे ताकि आपके समय की भी बचत हो और आपके पास अनावश्यक डेटा का एक संग्रहण भी ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के विचारों के साथ। और जो आज का हमारा विचार है वो ये है कि हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हमारे पास समान अवसर हैं और अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए, है ना। तो कहना ये चाहते हैं रतन टाटा यहाँ पर कि हम लोगों के पास प्रतिभाएं जरूर समान नहीं होती, लेकिन हम सभी के पास 24 जो घंटे होते हैं, एक दिन के 24 आवर होते हैं, ये सभी के पास समान होते हैं। हम उसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने विकास के लिए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, आपके गोल्स क्या हैं और आप उस पर किस प्रकार से काम करते हैं। करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम पिछले सप्ताह हमने क्या पढ़ा उसको हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले सप्ताह का हमारा पहला प्रश्न था, राज्य शासन द्वारा मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स गठित की गई है। इस फोर्स की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो प्रोफेसर समका रवि करेंगी। मध्य प्रदेश में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का एक आयोजन कब किया जाएगा? 21 मार्च से 27 मार्च किया जाएगा। देश की 13 नदियों के कायाकल्प के लिए एक परियोजना चालू की है भारत सरकार ने और उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, जिसमें से मध्य प्रदेश की एक नदी का उस पर सम्मिलित किया गया है। तो वो नदी कौन सी है? तो वो है हमारी नर्मदा। FSSAI की ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता में देश के टॉप 11 में मध्य प्रदेश के कितने शहर चयनित हुए हैं? तो याद रखना 4 चयनित हुए हैं। पिछले करंट अफेयर्स हमने इसके बारे में डिटेल पे बात करी थी। अब्दुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो भोपाल में किया जा रहा है। तो एक चीज ये भी याद रखनी है कि जो ये अब्दुल्ला खां हेरिटेज कप होता है यह हॉकी से संबंधित है और इसका आयोजन हमारे भोपाल के स्टेडियम पे हो रहा है। 1 अप्रैल से मजदूरों को कैशलेस इलाज हर साल कितने लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा रहेगी? 5 लाख रुपए तक की रहेगी। इसमें असंगठित मजदूर जो हैं वो सम्मिलित किए गए। मन का मोगरा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर साधना गंगराड़े द्वारा लिखी गई है। मध्य प्रदेश के किस नदी में अवैध रेत खनन और तस्करी के चलते इसमें पाए जाने वाले इंडियन टर्टल विलुप्त होने की कगार पे हैं? तो नर्मदा नदी में ये पाए जाते हैं केचुए, और इनकी स्थिति जो है जो इनकी संख्या है वो काफी कम हो रही है। मध्य प्रदेश में राजनीति एवं योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ये हमारा क्लोजिंग क्वेश्चन था और इसके सही उत्तर जिन भी लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिए थे उन सभी को बधाई। वो है प्रोफेसर श्री सचिन चतुर्वेदी। तो ये था हमारा पिछले सप्ताह का रिवीजन। आज के सप्ताह की शुरुआत हम पहले क्वेश्चन के साथ करते हैं। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? ये आपको पता है कि हमारे प्रदेश में जो लाडली लक्ष्मी योजना संचालित की जा रही है, लेकिन अब इसके लिए एक उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा ताकि बच्चियों के, जो हमारे यहाँ लड़कियां होती हैं उनकी संख्या बहुत कम है, उनकी हत्या कर दी जाती है कई बार और कई कारणों से की जाती है, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि ये योजना चालू की गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे पूरे समाज को एक करने के लिए एक उत्सव का आयोजन होगा। ये कब होगा? सरकार स्तर पे 12 से 22 अप्रैल, 2 से 11 अप्रैल, 2 से 11 मई, 12 से 22 मई। इसका सही उत्तर होगा 2 से 11 मई, सी। देखो, इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य ये था कि हमारी एक पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ एक सोच है लड़कियों को लेकर के, तो वो सोच को हमें सबसे पहले तो परिवर्तन लाना है। तो अब उस सोच के बदलने से क्या होगा? जो बालिकाओं की हत्या होती है, हमारे यहाँ भ्रूण हत्या होती है, उसमें क्या होगा कि उसमें परिवर्तन आएगा सोच में, तो अपने आप लिंगानुपात हमारे यहाँ का सही होगा। कई बार उसके कई कारण होते हैं, एक दहेज भी होता है और कई बार एक छोटे परिवार को ये भी लगता है कि हमारे बच्ची हुई उसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, दहेज भी देंगे, उसके बाद वो दूसरे घर चली जाएगी, तो उनका शैक्षणिक स्तर भी उतना अच्छा नहीं होता, तो उसमें सुधार करेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। ठीक है, इन सब योजनाओं, इन सब उद्देश्यों के साथ ये योजना जो हमारे यहाँ लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई थी, 1 अप्रैल 2007 को लागू की गई थी।
आज की डेट में यदि आप देखें तो इस योजना से लाभ पाने वाले लड़कियों की संख्या कितनी है, 43 लाख है। इसको आप याद रखना, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज के समय में जहां भी जा रहे हैं भाषणों में इसका जिक्र वो जरूर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 43 लाख लाडली लक्ष्मियां या लाडली बेटियां मध्य प्रदेश में हैं। इसके बाद यह हमारे जो लाडली लक्ष्मी योजना है ये उसका दूसरा चरण है। इसकी शुरुआत 2 मई से की जाएगी और 2 मई को प्रदेश में हर वर्ष लाडली लक्ष्मी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आपसे इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका दूसरा चरण कब से शुरुआत होगा, 2 मई को, इसमें कितनी लाडली लक्ष्मी हमारे यहाँ प्रदेश में हो चुकी हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ पाया है, तो उसकी संख्या 43 लाख है। या लाडली लक्ष्मी दिवस कब मनाया जाएगा, तो प्रदेश में 2 मई को मनाया जाएगा। और जो हमारा मूल प्रश्न था कि ये उत्सव का आयोजन कब से कब होने वाला है, तो उसका सही उत्तर है 2 से 11 मई तक हमारे यहाँ लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा, 1 अप्रैल, 27 अप्रैल, 7 अप्रैल, 17 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर होगा 7 अप्रैल। ये अन्न उत्सव है क्या, एक्चुअली में क्या है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और मुख्यमंत्री की जो अन्नपूर्णा योजना है, प्रत्येक जो बीपीएल के कार्डधारी होते हैं उनको 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति को माह दिया जाता है। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है कि हर प्रकार का अनाज होता है और इसका एक उद्देश्य यह भी है कि कई बार जो भूख के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है उसको भी कम करना है, कुपोषण को भी कम करना है, और एक गरीब वर्ग के ऊपर जो अनाज खरीदने का, क्योंकि वह यदि कहीं मजदूरी का काम कर रहा है तो उसके ऊपर एक बर्डन ये भी होता है कि मुझे अनाज खरीदना है ना, तो एक उसका हिस्सा वहाँ वो खर्च करता है। तो सरकार उनको ये जो सुविधा होती है प्रोवाइड करती है कि आप लोगों का वो खर्चा हम बचाएं। ऐसे बहुत सारी योजनाएं सरकार लागू करती है ताकि वो काम भी करें लेकिन उनके ऊपर अनावश्यक खर्चों का एक लोड भी ना रहे और वो अपने जीवन को धीरे धीरे करके सुधारते जाएं। तो ये उत्सव कब आयोजित किया जाएगा, ये 7 अप्रैल को फिर से उत्सव आयोजित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में जो ये आयोजन है, ठीक है, मुख्यमंत्री की जो एक अन्नपूर्णा योजना चल रही है उसके अंतर्गत अन्न उत्सव का आयोजन किया जाता है। यानी जो भी इसके खर्चे वगैरह वहन होंगे अन्नपूर्णा योजना के लिए जो बजट अलॉटमेंट होता है उससे इसकी पूर्ति की जाएगी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है। शहरों में कितनी आबादी पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखना है कि संजीवनी क्लिनिक की यहाँ पे बात हो रही है और इसमें एक आबादी की निश्चितता किया गया है कि इतनी आबादी पर ही एक संजीवनी क्लिनिक होगा। तो उसकी संख्या कितनी होगी, 5000, 15000, 25000 या 35000। तो इसका सही उत्तर होगा 25000। संजीवनी क्लिनिक क्या है, ये एक तरह से जो 25000 की आबादी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा जहाँ पर सामान्य बीमारियाँ है ना, जैसे मलेरिया हो गई, डेंगू हो गया, ठीक है, और टाइफाइड हो गया, या किसी को वायरल फीवर हो गया, ये जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं इसके कारण कई बार सभी लोगों को क्या होता है कि शासकीय अस्पताल जो केंद्र का होता है या जिले का अस्पताल होता है वहाँ पे भागना पड़ता है। और वहाँ पे क्या होता है, जो जिला अस्पताल होता है वहाँ पे बर्डन काफ़ी बढ़ जाता है, तो उनका इलाज भी प्रॉपर नहीं हो पाता और उनके लिए बहुत देर इंतजार करना पड़ता है। तो सरकार ने एक ये कॉन्सेप्ट निकाला। वैसे ये केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं है, बहुत सारे राज्यों में ये योजनाएं चल रही हैं। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि यदि हम एक आबादी क्षेत्र पे एक छोटा सा क्लिनिक चालू कर दें। इसका आपने एमपी में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया गया था जब कोरोना टाइम पे, ठीक है, ये क्लिनिक सेंटर खोले गए थे ताकि लोगों को जो भी वायरल हो रहा है या ऐसी कोई संबंधित प्रॉब्लम जा रही है, कोरोना से रिलेटेड उनको कोई दिक्कतें जा रही हैं, तो वहीं वहीं आसपास में अपना इलाज कराएं और उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही थी। तो अस्पतालों में इसमें अनावश्यक भीड़ नहीं हो रही थी और बर्डन नहीं बढ़ रहा था। तो इसका क्या किया गया है कि इसकी आबादी जो निश्चित की गई कि 25000 की आबादी में एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक प्रारंभ किया जाएगा। अभी यह पायलट प्रोजेक्ट होगा और इसको इन केंद्रों को 22 अप्रैल से प्रारंभ किया जा रहा है और ये 1 वर्ष के बाद सभी नगरीय निकायों में यह क्लिनिक प्रारंभ कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास डॉक्टरों की भी संख्या होनी चाहिए, नर्सेस की भी संख्या होनी चाहिए और यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर कितने को कि एक पूरा स्टाफ लगेगा। तो सरकार धीरे धीरे नियुक्तियाँ करेगी और इन छोटे छोटे केंद्रों की स्थापना करेगी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न में कौन सा मध्य प्रदेश का पहला जिला है जहां प्रत्येक गांव में नल से जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी गई है। इंदौर है, हरदा है, बुरहानपुर है या अलीराजपुर है। इसका सही उत्तर है बुरहानपुर। हमने जो इस बार मध्य प्रदेश का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो रिकॉर्ड किया था वहां इसका कई बार जिक्र किया है। यह मध्य प्रदेश का पहला जिला है जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहाँ पे 100% हर घर पे
पीने का पानी की सुविधा जो है उपलब्ध करा दी गई है। 30 मार्च को इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। आपको इसको याद रखना है क्योंकि ये वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसकी जो व्यवस्था की गई है ये बजट में, उसमें लगभग 6000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है और प्रदेश में लगभग 900 जो योजनाएं ये पूर्ण कर ली गई हैं इससे जुड़ी हुई, और इनका 30 मार्च को सभी का उद्घाटन किया जाएगा। तो बुरहानपुर का आपको नाम याद रखना है कि सबसे पहला जिला है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है, मध्य प्रदेश को जल संपन्न बनाने के लिए छठा जल अभिषेक अभियान कब से प्रारंभ किया जाएगा? इसके पहले भी यह अभियान चल चुका है, तो इसमें 1 अप्रैल, 21 अप्रैल, 7 अप्रैल या 11 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर होगा 11 अप्रैल। ये है क्या एक्चुअली में इसका जो उद्देश्य है, इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने जलाभिषेकम करके एक अभियान चालू किया था। इसमें क्या है कि लोगों को एक तो अवेयर करना है जल बचाने के लिए, दूसरा क्या है कि जो हमारे यहाँ वाटर रिसाइकलिंग है उसको अच्छा करना है, शहरों पे भी लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रमोट करना है, उनको प्रोत्साहित करना है कि लोग अपना घर बनवाते वक्त उसकी व्यवस्था करके रखें। ठीक है, इसके बाद जो तालाब वगैरह हैं या नदियां हैं उन पे जो जल है उसका स्तर को बचा के रखना, उनकी जो गहराई है उसको सही करना है। ठीक है, उनको तालाब वगैरह जो भी अपने राज्यों में है उनकी स्थिति बहुत खराब है, तो उनको सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। लोगों को एक तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है कि हमारे लिए जल कितना महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पे कचरा वगैरह न फेंकें। ठीक है, उनकी समय समय पर सफाई की जाएगी। तो इससे क्या होगा, भूजल स्तर सुधरेगा और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। पहली बार जो हमारे यहाँ इसका अभियान शुरुआत की गई थी, ये कब की गई थी? वर्ष 2006 में की गई थी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 है, मध्य प्रदेश में कब से साइबर तहसील की स्थापना होगी? 11 जून से, 1 मई से, 1 अप्रैल से या 1 जून से? तो इसका सही उत्तर होगा 1 जून से। यह देश का पहला राज्य होगा जहां पर साइबर तहसील की शुरुआत की जा रही है। आपको इसको भी याद रखना है। इसमें होगा क्या, साइबर तहसील के अंदर ही एक व्यवस्था की जाएगी। एक पहली बात तो इसमें एक तहसीलदार की नियुक्ति की जाएगी और इसमें ऐसे नामांतरण या जमीनों का जो नामांतरण होता है जो विवादित नहीं है। यदि आप पता चल रहा है कि आप मध्य प्रदेश में जमीन खरीदना चाहते हो क्या कहते हैं इंदौर पे, और आप इस समय बेंगलोर में बैठे हुए हो, तो जो क्रेता है वो बेंगलोर में है, विक्रेता कहाँ है? इंदौर में है। तो दोनों लोगों की यदि जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो उनको यहाँ पे जाना है और जमीन विवादित नहीं होनी चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जाएगा और ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगी। बेंगलोर वाले को इंदौर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इस प्रकार से क्या होगा, ये एक अच्छी सुविधा होगी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? हालांकि इसका उत्तर आप लोगों ने देख लिया होगा, तो जो इसका सही उत्तर है वो है 2 वर्ष के अंतराल में होता है। यह जो आयोजन था, अभी थोड़ा सा आप लोगों ने खबरों में पढ़ा होगा क्योंकि इसके जो मुख्य अतिथि थे वो काफ़ी प्रचलित हस्तियां थी। उनमें से एक थे अक्षय कुमार और द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विजय अग्निहोत्री। ठीक है, ये आयोजन होता कब है? ये आयोजन जो होता है 2 वर्ष के अंतराल में होता है, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे आपको और बन सकता है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आयोजन जो किया जाता है वो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये जो आयोजन किया गया था ये 4th संस्करण था। ठीक है, 2 वर्ष के अंतराल में होता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी मध्य प्रदेश में 2016 में हुई थी। पहला इसका आयोजन इंदौर में किया गया था, इस वर्ष ये भोपाल में किया गया है और इसके बाद 2018 में दिल्ली में किया गया था और जो 2020 में हुआ था अहमदाबाद कर्णावती में हुआ था। इस आयोजन का उद्देश्य ये है सरकार का कि हमारे यहाँ पे जो फिल्मों की शूटिंग होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो। हमारे यहाँ जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं केंद्रित किए जाएं कि ताकि जो फिल्म स्टार्स हैं या बॉलीवुड है, अन्य भी जो भी आपका साउथ सिनेमा हो गया, सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ फिल्मों की शूटिंग करिए और हम आप लोगों को इसके लिए जो भी सुविधाएं होती हैं वो हम उपलब्ध कराएंगे। और आपको मालूम है सिनेमा आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है। जहाँ पे भी इसका शूटिंग होती, फिल्मों की शूटिंग होती, वहाँ पे लोकल के जो लोग होते हैं उनको काफ़ी रोजगार मिलता है। ठीक है, और जो ये फिल्मोत्सव आयोजित किया गया था इसमें कुल 10 लाख के नगद पुरस्कार दिए गए थे। अलग अलग श्रेणी में अलग अलग राशि थी, लेकिन जो टोटल पुरस्कार दिए गए थे वो 10 लाख के किए गए थे।
बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना में किस वर्ष तक पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है? यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य कब तक का है? 2023 का, 24 का, 22 का, 30 का? इसका सही उत्तर होगा 2024। यह योजना फिर चर्चा में रहेगी। उसका कारण यह है कि अभी 29 मार्च को मध्य प्रदेश में 5,21,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आवास योजना में सभी को गृह प्रवेश कराएंगे, यानी उनको जो उनके घरों के कागज वो उनको दिए जाएंगे। इस योजना में अभी तक प्रदेश में 24,10,000 से अधिक लोगों को आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। और जो ये योजना है ये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2016 से शुरू की गई थी। अब इसमें क्या होता है, इस 2024 तक का इनका लक्ष्य है कि जिनके भी जो बेघर परिवार हैं या जिनके मकान रिपेयर करने लायक हैं उनको सरकार इसमें लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इस पे किन्हें प्रोवाइड किया जाता है या इसके लाभान्वित कौन हो सकते हैं, एक बार आपसे पूछा भी जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि ये लाभ किन्हें मिल सकता है। इस योजना में हितग्राही वही होंगे या लाभ पाने वाले वही लोग होंगे जो सामाजिक, आर्थिक एवं जनजाति जनगणना 2021 की सर्वे सूची पे सम्मिलित हैं। ठीक है, इसमें कितना दिया जाता है? जो समतल क्षेत्र होते हैं वहां पे 1,20,000 रुपए प्रति आवास आवंटित किए जाते हैं, और जो ट्राइबल और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होती है ना, यानी IPA एरिया होते हैं, वहां पे 1,30,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आवास प्लस योजना में प्रदेश के कितने परिवारों का नाम जोड़ा गया है? इस बार के बजट में इसको हाईलाइट किया गया था। आपको इसकी संख्या याद रखनी है, कितनी होगी? A 31,36,000, B 21,36,000, C 11,26,000, D 21,26,000। इसका सही उत्तर होगा A 31,36,000। देख लेते हैं, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है ये उसी के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें जो कुछ सर्वे सूची में कुछ लोग छूट गए थे वो तो उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। आवास प्लस योजना इसकी एक दूसरी योजना इसी के साथ जोड़ करके बनाई गई है और उसमें सम्मिलित किया गया लगभग 31,36,000 परिवारों का इसमें नाम जोड़ा गया है। ठीक है, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही जोड़ा गया है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 है, अभ्युदय नवाचार। अभी ये काफी चर्चा में था। इसका संबंध निम्न में से किसमें है? ग्राम अथवा ग्राम पंचायतों से, जिला अथवा जिला पंचायत से, लघु एवं कुटीर उद्योग से, या स्टार्टअप मध्य प्रदेश से? यह योजना का जो संबंध है वह ए सही, उसका उत्तर होगा ग्राम अथवा ग्राम पंचायतों से। ये नवाचार है क्या? ये नवाचार है मध्य प्रदेश में जो ऐसे गांव, ठीक है, जहां अभी क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या किया जा रहा है, गांव में आवासों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन जब केवल आवास योजना के माध्यम से केवल मकान बना देने से लोगों का जो विकास है वो एक जो संपूर्ण विकास होता है वो नहीं हो पाता। ठीक है, बोला जाता ना एक प्लान सिटी, जैसे हमारे यहाँ चंडीगढ़ एक प्लान सिटी है। ठीक है, तो अब क्या किया जा रहा है, एक प्लान गांव के कल्पना की जा रही है कि जब हम इन ग्रामों को आज हम मकान बना रहे हैं तो इसके साथ जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, यानी भविष्य को लेकर के आगे चल करके उनको जैसे जल निकासी व्यवस्था है, ठीक है, पेयजल की व्यवस्था है, अब बार बार उन घरों को तोड़ फोड़ न करनी पड़े या वहाँ पे सड़कों का निर्माण करना है। अभी हम केवल मकान बना दे रहे हैं और पता चल रहा सड़कें नहीं बन रही वहाँ पे, बाद में फिर मकान छोटे हो रहे हैं या आगे से हटवा रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की उनमें तोड़ फोड़ ना करनी पड़े और आगे क्या क्या जरूरतें होती हैं उनको ध्यान रख करके अब हर क्षेत्र के लिए अलग अलग योजनाएं चलती हैं हमारे यहाँ। ठीक है, जैसे नल जल योजना चल रही है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ठीक है, आवास के माध्यम से मकान मिल रहा है, शौचालय के माध्यम शौचालय योजना चल रही है, उसे शौचालय मिल रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी योजनाएं चलती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो क्या किया जा रहा है, जहां 100 से अधिक आवास बन रहे हैं वहां पे इन सभी योजनाओं को जोड़ करके एक एकीकृत कार्य योजना बनाई जाती है और उन सभी योजनाओं को उन लोगों को लाभ दिया जाता है। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है, सामुदायिक और व्यक्तिगत अधोसंरचना निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुदृढ़ीकरण आदि कार्य किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे कितने गांवों का चयन किया गया प्रदेश में अब तक? ऐसे 2731 ग्रामों का चिन्हांकन किया गया, जिनमें से 1688 ग्रामों के सर्वांगीण विकास की विस्तृत कार्य योजना बनाई जा चुकी है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11 है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र लाहौटी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ए इंदौर, बी गुना, भोपाल, जबलपुर। इसका सही उत्तर होगा गुना। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये हमारे मध्य प्रदेश के
गुना जिले के रहने वाले थे। इनका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ था। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी ये वहीं हुई थी और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गुना की ही प्रैक्टिस करना अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद इनको राज्य की जो उच्च न्यायिक सेवा उसमें सीधे भर्ती किया गया था। ठीक है, इन्होंने अपनी शुरुआत जो की थी एक एडवोकेट के रूप में की थी और इसके बाद ये सीधे जो हमारे मध्य प्रदेश के जज थे जो जाकर के क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर सुशोभित हुए थे। 1 जून 2004 को इनकी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई थी और इनका जो कार्यकाल था वो 31 अक्टूबर 2005 तक का था। उस समय पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, इन्होंने इनको शपथ दिलवाई थी। ठीक है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और ये गुना जिले के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। तो आपसे यहाँ पे कार्यकाल पूछा जा सकता है, कहाँ के रहने वाले थे ये भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक हमारा 12 है, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं है? ठीक है, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मुरैना, हरदा। इस मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं है? यानी इनमें से 3 जिलों में है और 1 जिले में नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा बालाघाट। बालाघाट में नहीं है, छिंदवाड़ा में है, मुरैना में है, हरदा में है। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है क्या? इसके लगभग 11 सेंटर हैं इन्होंने डिसाइड किए हैं बनाने के, जिसमें से मध्य प्रदेश के 3 सेंटर ये बना रहे हैं। इसमें क्या होता है, देखो इजराइल के पास है एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी और हमारे पास है एग्रीकल्चर के लिए लैंड। ठीक है, हम इनसे टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, हम अपने किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है, आपने भी खबरों में पढ़ा होगा या देखा होगा, इजराइल के पास कृषि क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। जो आज स्प्रिंकलर सिंचाई होती है ना, ड्रिप सिंचाई होती है, बीजों में ये लोग बहुत अच्छा नवाचार करते हैं। तो ये सब इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। इनके पास लैंड नहीं है खेती के लिए उतनी, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो अब भारत सरकार ने क्या किया है, इसके साथ सहयोग करके इनकी टेक्नोलॉजी और हमारी ज़मीनों पे, ठीक है, ये यहाँ पर आते हैं और वहाँ के किसानों को ट्रेन करते हैं, ज़मीनों का जो भी होता है परीक्षण करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे मौसम और जलवायु किस खेती के लिए अच्छी रहेगी। तो किसानों को बताते हैं, जागरूक करते हैं, ताकि उत्पादन अच्छा हो, किसानों को लाभ अच्छा मिले और किसानों की जो आय है उसमें बढ़ोतरी हो। तो इसके अभी जो छिंदवाड़ा, मुरैना में इसके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क्रियान्वयन जो है प्रक्रियाधीन है। एक नया सेंटर, तीसरा सेंटर भी हरदा में खोला जाएगा। ठीक है, इसका फायदा ये होगा कि जो निमाड़ मालवा में नर्मदा घाटी की जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे उद्यान की फसलों, औषधि फसलों और फूलों की खेती की जाएगी। आपको ये भी पता होगा इजराइल में फूलों के नए नए प्रकार ये लोग क्या कहते हैं, इनोवेट करते हैं। ठीक है, नए नए प्रकार के फूलों की ये लोग खेती करते हैं। और इसमें क्या किया जाएगा, मैंने आपको बताया ही, कृषकों को नवीन तकनीकी वगैरह इनको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, ताकि इनकी आय बढ़े। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिलाल खत्री अपनी किस कला के लिए प्रसिद्ध है? सुपारी के खिलौनों के लिए, जरी के बटुए के लिए, बाघ प्रिंट हस्तकला के लिए, जूट के घरेलू सामान के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा बाघ प्रिंट हस्तकला। तो मोहम्मद बिलाल खत्री हैं कौन? मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये होती बाघ प्रिंट कला, ये छापा कला भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी ये खबरों में क्यों है? भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक लाल किला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसको आप ध्यान रखना कि ये बहुत बड़ा महोत्सव होता है। इसमें लगभग 17 देशों के जो लोग होते हैं भाग लेते हैं। 17 देश इसमें लगभग भाग लेते हैं। वहाँ से भी अलग अलग तरह से कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग आते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो मोहम्मद बिलाल खत्री कर रहे हैं और ये अपनी बाघ प्रिंट टेक्सटाइल के लिए काफ़ी फेमस है। उनको इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने चीन के गुंझाओ में अंतर्राष्ट्रीय फोक कल्चर में भी 2017 में हुआ था, इसमें आदिवासी बाघ प्रिंट हस्तकला का प्रदर्शन किया था। ठीक है, इनकी उम्र बहुत ही कम है, अभी यंग है, ज़्यादा नहीं, अंडर 40 ही है। और ये इनको इसलिए ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि ये जो कला है धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे थे और ये युवा है और उन्होंने उधर की तरफ इंटरेस्ट लिया है। ठीक है, तो सरकार भी इनको प्रोत्साहित कर रही ताकि ये जो कला है ये खोने ना पाए। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, भारत के जो आखिरी गांव है तुर्तुक, वहाँ पे ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बाघ प्रिंट हस्तकला का प्रदर्शन किया था। ठीक है, 2011 में इन्हें राष्ट्रीय मेरिट हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया था और 2018 में प्रथम विश्वकर्मा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आपको याद रखना। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 14, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हितग्राही को दी जाने वाली राशि पहले 51,000 थी, अब वो बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 60,000, 55,000, 65,000 या 70,000? तो इसका सही उत्तर होगा 55,000।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ये राशि लॉकडाउन में भी बढ़ी थी और ये दोबारा बढ़ाई गई है। तो यह योजना शुरुआत कब से की जाएगी? ये योजना 21 अप्रैल से वापस प्रारंभ की जाएगी। अभी लॉकडाउन के समय में इस योजना को, बहुत सारी योजनाएं हालांकि बंद हुई थी, जो भी सामूहिक योजनाएं थी जहां पे भीड़ इकट्ठा होती, उन योजनाओं को रोक दिया गया था कुछ समय के लिए। इसको दोबारा प्रारंभ किया जा रहा है, 21 अप्रैल से शुरुआत की जाएगी। अब इसमें क्या किया जा रहा है? पहला तो परिवर्तन ये किया गया है कि इसमें अब 55,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, पहले क्या था? पहले इसमें 2 विभाग इस योजना के लिए राशि देते थे, अब इसको एकीकृत कर दिया गया है। वो विभाग कौन सा रहेगा? सामाजिक न्याय विभाग। आपको इस विभाग का नाम याद रखना है, क्योंकि राशि के अलावा हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी राशि किसके द्वारा दी जाती है या किसके अंतर्गत आती है। तो सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत आती है। 55,000 रुपए इसमें दिया जाएगा। और ये था हमारे मध्य प्रदेश का इस सप्ताह का करंट अफेयर्स, और आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। लेकिन चलते चलते इस बार का क्वेश्चन ऑफ द वीक क्या है, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो देखने के बाद। केन बेतवा लिंक परियोजना में जो अभी केंद्र सरकार ने इसमें बजट अलॉटमेंट किया है, 1400 करोड़ लगभग अभी दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा जलमग्न होगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी लिंक परियोजना है, इससे मध्य प्रदेश का एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसका बहुत सारा हिस्सा जो है जलमग्न हो जाएगा। तो उसका वो कौन सा टाइगर रिजर्व है? इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है, आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगले सप्ताह सोमवार को इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।